हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज मैं आपको कराने वाला हूँ LLB थर्ड ईयर। सेम है हमारा फिफ्थ, एक्ट है हमारा BNSS या जिसे हम CRPC भी कहते हैं। BNSS यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, CRPC दंड प्रक्रिया संहिता। अगर आपका BNSS लिखा आएगा तो आपका जो कोड है 5006 होगा। अगर आपका CPC लिखा आएगा तो आपका कोड 5002 होगा। ये 506 भी हो सकता है और ये 502 हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आज का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 7 आना चाहिए था, लेकिन मैंने अभी से छोड़ दिया है। उसको मैं थोड़ा बाद में कराऊंगा क्योंकि उसका जो है समझने का तरीका इस प्रकार से है, पहले के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए तो वो तुम्हें आसानी से अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज का जो क्वेश्चन है वो है आरोप। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब से पहले मैं आपके 6 क्वेश्चन करा चुका हूं, आप प्ले लिस्ट पे जाकर उनको देख लीजिएगा। वहां पर आपको सेमेस्टर का नाम, कोड और एक्ट का नाम, ये सब आपको वहां पे लिखा मिलेगा। दूसरी बात, अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। दूसरा, मैंने एक व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया है, चैनल बनाया है, उसको आप सब्सक्राइब करो यानी फॉलो कर लेना। उससे आपको लॉ से रिलेटेड नोटिफिकेशन, अपडेट एंड न्यूज़ जो प्रोवाइड कराई जाएंगी। ठीक है, तो आप क्या करोगे, डिस्क्रिप्शन में जाना, डिस्क्रिप्शन में जाकर उस लिंक को फॉलो कर लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। आज का जो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को देखते हैं फिर अपने आंसर की तरफ चलेंगे। आरोप को परिभाषित कीजिए तथा आरोप की अंतर्वस्तु का विवरण कीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973, तो इसकी जगह आपको क्या याद करना है, इसकी जगह आपको लिखना है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। आपको इसकी जगह ये याद करना है। अगर आपका CRPC से पेपर आए, मतलब नाम CRPC लिखा है आपके कोड पे, तो आप दंड प्रक्रिया संहिता 1973 लिख देना। ठीक है, या आप भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 लिखना। ठीक है, आगे चलते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में आरोप की कोई संतोषजनक परिभाषा नहीं दी गई है। मतलब ऐसा नहीं है कि आरोप शब्द को अच्छे से डिफाइन किया गया हो, एक्सप्लेन किया गया हो। सिर्फ वहां पर लिखा हुआ है आरोप, और आरोप की एक छोटी सी लाइन लिख दी है। आरोप उसे कहते हैं जो अनेक अपराधों का शीर्षक होता है। इस प्रकार से वहां पर एक लाइन लिखी हुई है। केवल धारा 2 है में यह परिभाषित है कि आरोप के अंतर्गत जब आरोप में एक से अधिक शीर्ष हो, आरोप का कोई भी शीर्ष है, बस इतना वहां पर लिखा हुआ है। अब एक चीज और, जो हमारी ये है CRPC, CRPC की धारा 2 ख में इसे दिया गया है, लेकिन BNSS में इसे 2(1)(च) में दिया गया है। ठीक है, 2(1)(च) में इसे दिया गया है, इसे भी याद कर लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं आरोप को। आरोप को थोड़ा सा बता देते हैं, यहां पर इस लाइन पे जोड़ देना। देखो, आरोप के अंतर्गत जब आरोप में एक से अधिक शीर्षक हो, आरोप का कोई भी शीर्ष है, इसको बात करते हैं कि कोई भी शीर्ष क्या है, इसको थोड़ा बता देता हूं। जैसे ए है, ए ने कोई अपराध किया है। ठीक है, अपराध क्या है, जैसे उसने पहले किसी महिला का अपहरण किया। ठीक है, अपहरण करने के बाद उसने उसके संग बलात्संग किया। ठीक है, फिर उसने उसे मारपीट करी। ठीक है, 4th नंबर पे फिर उसने उसकी हत्या कर दी।
ठीक है। इस प्रकार इस पे देखो अपहरण का केस बनता है, ठीक है, बलात्संग का केस बनता है, मारपीट का केस बनता है और हत्या का भी केस बनता है। तो इसमें 4 प्रकार के केस हो गए, 1 2 3 4। भाई अगर किसी व्यक्ति ने ये अपहरण किया होता तो उस पर एक अलग केस बन जाता, अगर बलात्संग किया होता तो एक बिल्कुल नया केस बन गया होता, मारपीट करी होती गंभीर प्रकृति की तो वो एक नया केस बन गया होता, हत्या कर दी गई होती तो एक नया, बिल्कुल चारों ऐसी चीजें हैं जो एक अलग नया केस स्टार्ट कर सकती हैं, यानी इस प्रकार से 4 केस बन सकते हैं। लेकिन वो एक एक ही अपराधी ने एक ही व्यक्ति के साथ एक ही समय पर करे हैं, ठीक है। समय आगे पीछे हो सकता है, जैसे पहले अपहरण करा, फिर बलात्संग, फिर मारपीट, हत्या करी, तो ये आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन कहेंगे उसे एक ही समय, ठीक है। तो इसमें 4 शीर्षक न बनाकर उस एक बना दिया जाए हत्या, क्या लिख दी जाए, हत्या करी है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मुख्य शीर्षक, मुख्य शीर्षक। आरोप क्या लगा है, हत्या की है एक ए नाम के व्यक्ति ने किसी महिला की, ठीक है, ये उसका शीर्षक बन गया है। अब जब हम फाइल को आगे खोलेंगे, भाई हत्या क्यों हुई है, कैसे कैसे की है, किस वजह से की है, वो सारी चीजें फाइल में लिखी गई होंगी बाकायदा, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये आरोप आपको समझ में आया होगा, आरोप शीर्ष, ठीक है। आगे चलते हैं। आपराधिक न्याय प्रशासन में आरोप का एक महत्वपूर्ण स्थान है। आरोप की न्यायिक प्रक्रिया को सक्रिय और गतिमान बनाता है। भाई एक बात बताओ, जैसे ए ने ये अपराध की है, जब तक हम उसके ऊपर आरोप नहीं लगाएंगे भाई, तब तक हम ए को दोषी कैसे मानेंगे, ठीक है, या सजा कैसे देंगे, ठीक है। ये एक बात महत्वपूर्ण होती है। भाई जब तक किसी के ऊपर आरोप नहीं सिद्ध होगा या लगाया नहीं जाएगा, भाई जब लगाएंगे तभी तो सिद्ध होगा, तभी से सजा होगी। तो यहां पर बोला है, तो आरोप एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है न्यायिक प्रक्रिया का। आरोप ही न्यायिक प्रक्रिया को सक्रिय और गतिमान बनाता है। भाई अगर किसी व्यक्ति है जो ए है, ए को पुलिस पकड़ के लेके आई और इसको ये कह दिया कि इसने अपराध किया है, कि भाई क्या अपराध किया है, कि नहीं जी इसने अपराध किया है, क्या ये नहीं पता है मुझे क्या अपराध किया है। भाई तब तक उसका कोई निश्चित एक आरोप ना होगा तो उसे हम सजा थोड़ी दे देंगे। अब वहां पर वो पागलों की तरह हरकतें करते रहो, आरोप आरोप है इस पे, अपराध किया है, क्या किया है जी, अपराध किया है, बस ऐसा नहीं चलेगा। तो एक शीर्षक तो होगा, वहां पे बोला जाएगा इसने जी अपहरण किया है, या इसने बलात्संग किया है, क्या इसने मारपीट की है सर, या इसने हत्या की है, ठीक है। एक शीर्षक इसमें से कोई भी बना दिया जाएगा। तो इसका इन चारों का मुख्य शीर्षक निकल के क्या आ रहा है, महिला की हत्या, ठीक है। आगे तो अब उसी दिशा में जो जज है या हमारा न्यायालय है, उनको कंफर्म हो गया कि हाँ भाई ये इससे रिलेटेड चीज है और इसी प्रकार से इसकी प्रक्रिया चलाई जाएगी, ठीक है। आपराधिक न्याय प्रशासन में आरोप का एक महत्वपूर्ण स्थान है। आरोप ही न्यायिक प्रक्रिया को सक्रिय और गतिमान बनाता है। आरोप के अभाव में अभियोजन का प्रारंभ ही नहीं होता। जैसा कि अभी मैंने बताया है जी, अपराध किया है, क्या अपराध किया है जी, बस अपराध किया है। आरोप क्या है भैया, किसके तहत किया है ये नहीं पता जी, इतना पता है अपराध किया है। तो उस अभियोजन में कोई भी प्रक्रिया, हम अभियोजन कहते हैं उसको दोषी साबित करना, किसको, ए को, जैसे ए है अभियोजन, यानी न्यायालय द्वारा उसको दोषी साबित करना, ठीक है, साबित करना या दोषी साबित करने की प्रक्रिया चलाना की प्रक्रिया, ठीक है। आगे चलते हैं। आरोप की परिभाषा। आरोप
अभियुक्त के विरुद्ध, अभियुक्त किसे कहते हैं इसको और बता देता हूं, फिर चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अभियुक्त, जिस पर आरोप लगा है, जो अपराधी, ठीक है भाई, आगे चलते हैं, उसे अभियुक्त कहते हैं। आरोप अभियुक्त के विरुद्ध अपराध की जानकारी का ऐसा लिखित कथन होता है जिसमें आरोप के आधारों के साथ साथ समय, स्थान एवं वस्तु का भी उल्लेख रहता है जिसके बारे में अपराध किया रहता है। देखो, उसमें दोषी के नाम के साथ साथ समय, किस समय किया था, किस स्थान पे किया था, या वस्तु, किस वस्तु से उसका उस आरोप को अंजाम दिया है। वस्तु भी तो डिपेंड करती है ना, चक्कू से मारा है, रस्सी से गला दबा के मारा है, या गोली चलाई है, या कोई अन्य उपकरण हो सकता है, ठीक है, या कोई अन्य सामान्य वस्तु हो सकती है, उसका भी विवरण वहां पे होना चाहिए। आगे चलते हैं। उद्देश्य, आरोप का मुख्य उद्देश्य अभियुक्त पर अपराध का दोषारोपण करना है। आरोप क्या होता है, अभियुक्त के ऊपर दोषारोपण लगाना होता है, एक टैग देना होता है कि इस प्रकार का अपराधी है। आरोप यही तो साबित करती है, ठीक है। आरोप के आधार पर ही अभियुक्त अपनी प्रतिरक्षा का तर्क प्रस्तुत करता है। अब बात करते हैं, देखो, अभियुक्त अपनी प्रतिरक्षा का तर्क, जब, जैसे कि हमने बताया था, अभियुक्त को भी अधिकार होता है कि अपने वकील को खड़ा कर सकता है, वकील खड़ा कर सकता है, ठीक है। अब ये वकील जो है अभियुक्त की तरफ से लड़ेगा। एक अभियुक्त माने होता है प्रतिवादी, ठीक है, और एक हो गया वादी, जिसकी हत्या हुई है। हत्या का मतलब इसका जो बाद लेके आएगा, हत्या तो हो गई, इसका कोई परिवार का हो सकता है, रिश्तेदार, दोस्त कोई भी हो सकता है, तो इसको इसलिए वादी बोला जाएगा जिसकी हत्या हुई है, ठीक है। आगे चलते हैं। भाई, मरने वाला व्यक्ति तो बाद लेके नहीं आएगा, ये तो कॉमन सेंस की बात है। तो इसका जो भी संबंधी होगा उसको वादी बोला जाएगा, यानी जिसकी हत्या हुई है वो वादी पक्ष है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो यहां पर बोला है, आरोप के आधार पर ही अभियुक्त अपनी प्रतिरक्षा का तर्क प्रस्तुत कर सकता है, ठीक है। आरोप के आधार पर ही अभियुक्त अपनी प्रतिरक्षा का तर्क प्रस्तुत कर सकता है। अब डिपेंड करता है अभियुक्त के आरोप पर, अभियुक्त पर आरोप कौन सा है। भाई, जब तक पता नहीं चलेगा आरोप क्या है, तो वकील कैसे लड़ेगा। अब इनमें से चारों में से ये देखेगा कि भाई इनमें से अपराध कौन सा लगा है या कोई अन्य अपराध हो, तब तक वकील को या अभियुक्त को या प्रतिवादी को यही पता ना हो कि मेरे ऊपर आरोप क्या लगाया गया है, तो वो लड़ कैसे सकता है या अपने साक्ष्य या सबूत कैसे पेश कर सकता है, ठीक है। तो ये भी वहां पर तभी डिपेंड करता है कि भाई पहले आरोप लगा हो, आरोप से यह निश्चित हो जाता है हमें किस दिशा में जवाब देना है, सबूत देने हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहां पर भी अब अभियुक्त से कह दिया जाए कि आपके ऊपर आरोप लगा है, तो वो पूछेगा भैया क्या आरोप लगा है। नहीं जी, ये नहीं पता क्या आरोप लगा है, बस आरोप लगा है। कि भैया मुझे बताओ तो सही क्या आरोप लगा है, मैं उसी के बारे में तो फिर जवाब दूं। नहीं जी, ये नहीं पता है, न्यायालय ने बताया नहीं है और ना ऐसा प्रावधान है बताने का, बस आरोप लगा है, आप साबित करो, आप अंदाजा लगाओ, तुक्का लगाओ। ऐसा नहीं होता है। तो ये क्या है, पहले उसे बताया जाएगा तब कार्रवाई होगी। सामान्यतः आरोप तभी लगाया जाता है जबकि मजिस्ट्रेट इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम दृष्टता मामला बनता है। अब देखो, पहले इस चीज को समझेंगे। ये एक दो शब्द जो हैं बहुत ही डीपली हैं, प्रथम दृष्टता, उसके बाद ये मजिस्ट्रेट और आरोप को अच्छे से समझेंगे। प्रथम
दृष्टता। ठीक है, जिस प्रकार से मैंने एक एग्जाम्पल दिया था उसी एग्जाम्पल के आधार पर ही सारी चीजें बताऊंगा, आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। एग्जाम्पल आपके और भी काफी हजारों हजार हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैंने एक लिया है, उससे समझने में आसानी होगी। प्रथम दृष्टता, जैसे किसी अपराधी ने, अपराधी हमने कौन माना था, यहां पर ए माना है। ए ने अपराध किया है अपहरण का, बलात्संग का, मारपीट का और हत्या का। ठीक है, अब इनमें से चारों में से कोई एक आरोप बना दिया, शीर्षक बना दिया कि भाई उसकी क्या हुई है, हत्या की है। ठीक है, दूसरी बात, अब हत्या हो गई, महिला की हो या पुरुष की हो या कोई बच्चा हो या कोई भी हो, एक पर्सन, मैं एक एग्जांपल के तौर पर हत्या किसी व्यक्ति की वहां पर कर दी। व्यक्ति के परिवार वाले, कोई भी हो सकता है, वादी के रूप में सदस्य हो सकते हैं, उसके घर के दोस्त हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, या कोई संस्था, बोर्ड या समिति, कोई भी हो सकता है। ठीक है, आप या हम भी हो सकते हैं। अब ये बाद लेकर न्यायालय में गए या थाने गए। भाई थाने में तो हालांकि सबूतों के आधार पर कार्रवाई नहीं होती है, वो तो मौके पर जाके देखते हैं कि हाँ भाई हत्या हुई है, कैसे हुई है, क्यों हुई है, क्या कारण है, ये सब बाद के चीजें हैं, अन्वेषण के, जांच के और न्यायालय में सबूत के आधार पर। लेकिन वो वर्तमान स्थिति को देखकर बता देंगे कि हाँ भाई हत्या तो हुई है, और वादी इस व्यक्ति पर आरोप लगा रहे हैं, ए व्यक्ति पर, तो हम इसे पकड़ के ले जाते हैं। ठीक है, साबित करना न्यायालय का काम है और वादियों का काम है, कैसे साबित कराएंगे। लेकिन कुछ अन्वेषण में जब एफआईआर दर्ज कराई गई हो, एफआईआर दर्ज कराई गई हो, एफआईआर भी तो ऐसे थोड़ी है कि तुक्के में ही लिख दी जाएगी, कुछ ऐसे सबूत अन्वेषण में या जांच में पाए गए हों। अन्वेषण या जांच किसको पाए गए हों, पुलिस को। ठीक है, कि भाई हत्या हुई है, लेकिन कैसे हुई है, क्यों हुई है, किस समय पे हुई है, क्या रीजन रहा था, क्या कारण था, कितने व्यक्ति उसमें शामिल थे, इन सभी को बाद में देखा जाएगा। ठीक है, जब केस चलेगा। लेकिन कुछ चीजें वहां पर दिखी। अब ये कोर्ट में गए, कौन, पुलिस अधिकारी, उस व्यक्ति को लेकर और उन साक्ष्यों को लेकर कि सर कहाँ इसके ऊपर आरोप तो बनता है, ऐसे ऐसे हमें कुछ वहां पे सबूत मिले हैं और इसी के ऊपर दिखाए जा उंगली उठाते हैं। तो जब न्यायालय उसे देखेगा, कोर्ट यानी न्यायाधीश, और उस सबूत को, उस अन्वेषण को या कोई अन्य चीज हो, उसे देखने के बाद उसे पता चले कि हाँ कुछ चीजें तो मिल रही हैं कि अपराध इसी व्यक्ति ने किया है। ठीक है, तब उसको प्रथम दृष्टता बोला जाएगा और उसी के आधार पर उस केस को स्वीकार किया जाएगा। ठीक है, न्यायाधीश को भी लगे, हालांकि निर्णय तो बाद में आता है, बहुत समय बाद, सारे प्रक्रिया होने के बाद, लेकिन कुछ न्यायालय को लगे कि हाँ कुछ अन्वेषण या जांच में लग रहा है कि इसी व्यक्ति ने अपराध किया है। अन्य व्यक्ति शामिल है या नहीं है वो बाद का विषय है, लेकिन जिस पे उंगली उठाई गई है वादी द्वारा, कुछ तथ्य सबूत हैं कि हाँ ये अपराधी है। आगे चलते हैं, तो इस लाइन को अब दोबारा से देखेंगे। सामान्यतः आरोप तभी लगाया जाता है जबकि मजिस्ट्रेट इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम दृष्टता मामला बनता है, कि हाँ देखने में लगता है और कुछ बातें सही भी हैं कि हाँ इसी ने अपराध किया है, तब उसके ऊपर आरोप और केस चलता है। तो मजिस्ट्रेट देखेगा कि हाँ कुछ चीजें हैं भाई जो साबित कर रही हैं इस व्यक्ति ने अपराध किया है। आगे चलते हैं। आरोप की अंतर वस्तुएं, धारा 211 के अनुसार आरोप में निम्नलिखित अंतर वस्तुएं होनी चाहिए। ये तो था आपका सीआरपीसी का 211 का। आरोप की अंतर वस्तुएं सीआरपीसी 211, लेकिन न्यू एक्ट में क्या है इसे तो बता देता हूं। BN
एस में है आपका 234 यानी 234 आरोप की अंतर वस्तुएं। ठीक है, आरोप की अंतर्वस्तुएं सीआरपीसी में 211 में है, और जो न्यू एक्ट हमारा बीएनएसएस है उसमें 234 में है। अब आगे चलते हैं, समझते हैं। आरोप में निम्नलिखित अंतर्वस्तुएं होनी चाहिए, वो कौन कौन सी है? नंबर 1, प्रत्येक आरोप में उस अपराध का उल्लेख किया जाना आवश्यक है जिसका अभियुक्त पर आरोप है। भाई जो अभियुक्त पर आरोप लगाया जा रहा है, ठीक है, उसका उल्लेख अपराध में किया जाना चाहिए, यानी कि जो वाद डाला जा रहा है, अपराध लगाया जा रहा है, उसका उल्लेख होना चाहिए जो उसने किया है। ठीक है, तो प्रत्येक आरोप में उस अपराध का उल्लेख किया जाना आवश्यक है जिसका अभियुक्त पर आरोप है। भाई बिना उल्लेख करे तो हम उसे साबित नहीं करेंगे आरोपी। आगे दूसरा पॉइंट है, यदि विधि के अंतर्गत उस अपराध का कोई नाम दिया जा सकता है तो उसे नाम दिया जाना चाहिए। यहां पर बोला है अगर उसने जो अपराध किया है और वो विधि के उल्लंघन को साबित करता है और विधि में उसका कोई नाम है कि भाई अगर इस प्रकार का विधि का उल्लंघन होगा तो उसको ये अपराध का नाम दिया जाएगा, तो उसका नाम लिखना चाहिए। जैसे विधि का उल्लंघन हुआ था अपहरण, भाई किसी व्यक्ति का अपहरण करना तो विधि का उल्लंघन है, बलात्संग करना ये भी विधि का उल्लंघन है, तो ये क्या है? विधि के उल्लंघन के ही हैं। तो इससे इसका एक नाम होता है। अगर कोई व्यक्ति किसी को उठाकर या चुरा कर लेके जाता है तो उसको विधि की भाषा में अपहरण कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये थोड़ी लिखा जाएगा कि एक व्यक्ति किसी को उठाकर ले गया ये अपराध है, नहीं। एक व्यक्ति ने एक महिला के संग ऐसे ऐसे किया ये अपराध नहीं, तो उसका एक नाम दे दिया कि बलात्कार हुआ है, मारपीट हुई है, हत्या हुई है, अपहरण हुआ है, तो ये विधि के एक नाम है। तो यहां पर ये बोला है यदि विधि के अंतर्गत उस अपराध का कोई नाम दिया जाता है तो उसे नाम दिया जाना चाहिए। आगे चलते हैं, उदाहरण हाथ। यदि किसी अभियुक्त पर चोरी, हत्या, बलात्कार या आपराधिक न्यायभंग का स्पष्ट अपराध लगता है तो उसका धारा सहित आरोप में उल्लेख किया जाना चाहिए, जैसा कि अभी मैंने बताया है। तो जैसे एक हम नाम देते हैं, टैग देते हैं, ठीक है, ऐसे। अब जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, एक ए है, ये व्यक्ति कहीं रोड से गुजर कर जा रहा है, ठीक है, अपना किसी रास्ते से, और यहां पर इसी के गांव का कोई एक बी नाम का व्यक्ति मिल जाता है, ठीक है, रास्ते पर। और ये बी जो है ए को धमकी देता है या मारता है, गाली गलौज करता है और कहता है मैं तुझे जान से मार दूंगा अगर तूने मेरे से 10,000 रुपये वापस मांगे तो। ए ने इसको क्या दे रखा था? 10,000 रुपये। और जब ए ने बी से पैसे मांगे तो बी को गुस्सा आया, इसने इसे रास्ते में रोक लिया, यहां पर ये इस स्थान पर रोक लिया, ठीक है। और बी से पैसे मांगे थे तो बी ने इसे यहां पर रोक लिया। बी कह रहा था अगर तूने मेरे से पैसे मांगे तो मैं तुझे जान से मार दूंगा, और गाली गलौज की और मारपीट की। तो इस सभी संज्ञान में क्या है? बी ने हत्या की कोशिश की और जान से मारने का प्रयास करा, ठीक है, हत्या की कोशिश, ठीक है। तो यहां पे हत्या की कोशिश जिसे हाफ मर्डर बोलते हैं, ठीक है, या तो ये लग जाएगा, या ये कह सकता है जैसे मारपीट करी हो, गाली गलौज करी हो और उसे थोड़े उठा के कहीं दूसरे स्थान पर उसे पकड़ कर ले गए हो कि उसे वहां पकड़ कर इसे पीटेंगे, तो यहां पर कहेंगे
अपहरण किया उसका, ठीक है, लेकिन मारा नहीं, तो यहां पर अपहरण भी उस पर लग सकता है। आगे चलते हैं। और भी चीजें निकल के आ सकती हैं, वो कब आएंगी? जब ये एफआईआर लिखी जाएगी तो पुलिस वाले स्वयं देखेंगे और फिर मजिस्ट्रेट के सामने जाएंगे तो और वहां पे चीजें निकल के आती हैं। तो ये क्या बनते हैं इनके शीर्षक? हत्या की कोशिश की थी या अपहरण किया था जी। ठीक है, आगे चलते हैं। यदि कोई ऐसा अपराध है जिसे विधि के अंतर्गत कोई नाम नहीं दिया गया है तो आरोप में अपराध की ऐसी परिभाषा दिया जाना, यहां पे जाना कर लेना आवश्यक है जिसमें अभियुक्त को आरोप की सूचना मिल जाए। अगर कोई ऐसा अपराध है जहां पर उसका कोई नाम नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो आरोपी है, तो वहां पर क्या है, उस अपराध को इस प्रकार से उल्लेख किया जाना चाहिए, इस प्रकार से लिखा जाना चाहिए कि वो अभियुक्त को पता चल जाए कि मेरे पे किस प्रकार का अपराध है। ठीक है, कि आप रास्ते से जा रहे थे, आपने ऐसे ऐसे किसी को गाली गलौज की थी, मारपीट करा था, तो आपको पुलिस ने बुलाया है। ठीक है, अब ये अपराध क्या है ये न्यायालय साबित करेगी। ठीक है, उसका नाम नहीं है लेकिन क्या है, वर्णन दे दिया है कि आपने एक को रास्ते में पीटा था, गाली गलौज की थी। ये एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं, लेकिन हमारी भाषा में तो इसका नाम है, लेकिन ऐसा कोई और एग्जाम्पल होगा, यानी और कोई ऐसी चीज हो जहां पर उसको हम नाम नहीं दे सकते, उस घटना का वर्णन वहां पे लिखा जाएगा। आगे चलते हैं। 4th नंबर का पॉइंट है, आरोप में विधि और विधि की उस धारा का उल्लेख किया जाना चाहिए जिसके अंतर्गत कोई अपराध निर्मित होता है। तो यहां पर जैसे कोई अपराध किया जाना है तो उस अपराध के साथ उस विधि का भी उल्लेख किया जाना चाहिए एफआईआर में कि हाँ इस अपराध में ये धारा लगती है। ठीक है, अपराध है तो अपराध की धारा, मर्डर है तो मर्डर की धारा, उस प्रकार से लिखा जाना चाहिए। आगे चलते हैं। आरोप न्यायालय की भाषा में लिखा जाना चाहिए। आरोप जो है, जिस न्यायालय में आप अपने केस को लेकर जाने वाले हो, जहां पर पेश करने वाले हो, उसकी जो लैंग्वेज है न्यायालय की, उस लैंग्वेज में लिखा जाना चाहिए। कहीं पर इंग्लिश होती है, कहीं पर हिंदी होती है, तो हिंदी इंग्लिश जो आप उस कोर्ट की जो लैंग्वेज है उसमें आपको वो पेश करना होगा। ठीक है। 6 नंबर का पॉइंट है, आरोप लगा दिया गया है। इस कथन का अभिप्राय यह होगा कि आरोपित अपराध को गठित करने के लिए विधि द्वारा अपेक्षित सभी वैध शर्त पूरी हो गई हैं। अब दूसरी बात, इस लाइन का थोड़ा सा अर्थ ध्यान से समझेंगे। आरोप लगा दिया गया है, जैसे ये ए है, इसने क्या क्या करा था, अपहरण, फिर बलात्कार, फिर मारपीट, फिर हत्या। इसके ऊपर क्या लगाई थी, हत्या लगाई थी। ठीक है, आरोप क्या है, साबित हो गया था हत्या का। ठीक है, तभी तो उसके ऊपर लगाया गया। तो ये चीज बोल रही है यहां पे, आरोप लगा दिया गया है। अब ये ए बोले, भाई अभी एक एग्जांपल के तौर पर कि मेरे पर क्या आरोप लगा है, कि जी ये पता नहीं है लेकिन ये पता है आरोप लगा है, कि भैया क्या आरोप लगा है मुझे ये तो बताओ। तो फिर इसको बताया जाए कि हत्या लगी है, तो उसे संतुष्टि मिले थोड़ी सी, और वो भी सस्पेंस में रहे अपराधी कि लगा क्या है मेरे ऊपर, कि भाई आपके ऊपर हत्या लगी है। तो ये एक क्या मिल गया, इसे टैग मिल गया। आरोप लगा दिया गया है, क्या आरोप लगा दिया गया है, हत्या हुई है, करिए जी आपने, ये आपका आरोप है। इस कथन का अभिप्राय यह होगा कि आरोपित अपराध को गठित करने के लिए विधि द्वारा अपेक्षित सभी वैध शर्त पूरी हो गई है। दूसरी बात, इससे हत्या का टैग कब दिया जाएगा, जब पुलिस ने अन्वेषण, यानी जिसे हम जांच बोलते हैं, जांच करी और उसमें पाया गया कि हाँ हत्या हुई है, तब उसको साबित हो जाने के बाद तभी तो एफआईआर में लिखा जाएगा कि हाँ भाई हत्या हुई है और फलां व्यक्ति ने की है, फलां स्थान पर, फलां समय पर। ठीक है, ये एफआईआर में इन चीजों का वर्णन होगा, तभी उसके ऊपर ये टैग लगेगा, आरोप लगेगा। ठीक है, हत्या का।
ये जांच होने के बाद। आगे चलते हैं। और ये सभी शर्तें, सभी वैध शर्तें पूरी हो गई हों, यानी हत्या के लिए जो जो शर्तें होती हैं उन शर्तों का पालन किया गया हो और उनसे मैच किया गया हो। समझ रहे हो? हत्या का टैग जब ही दिया जाएगा जो हत्या की जो शर्तें होती हैं वो पूरी की गई हो। ऐसा नहीं है जिस व्यक्ति के ऊपर हत्या का टैग लगाया जा रहा है ए पर, उसने सिर्फ उसे मारा पीटा हो, लेकिन हत्या किसी सी नाम के व्यक्ति ने कर दी हो। ठीक है? तो यहां पर ये नहीं है कि सिर्फ सी को ही पुलिस पकड़ेगी। यहां पर आरोपी कौन है? ए और सी दोनों, क्योंकि इसने मारा पीटा और इसने उसकी हत्या कर दी। ठीक है? तो पुलिस का क्या काम है? पुलिस ने सारी शर्तें पूरी देखी, उन शर्तों के आधार पर उसे हत्या का टैग दे दिया। अब किसको? ए को भी और सी को भी। अब यहां पर ये नहीं है कि सिर्फ ए को ही टैग दिया जाएगा हत्या का, नहीं, सी को भी टैग दिया जाएगा। और ये टैग कब दिया जाएगा? कि भाई हत्या करने के लिए जो शर्तें दी गई हैं उन शर्तों का या उन नियमों का उन्होंने उल्लंघन किया है। ठीक है? आगे चलते हैं। 8 नंबर, यदि पश्चातवर्ती अपराध के लिए अभियुक्त को पूर्व सिद्ध का सहारा लिया जाना हो तो आरोप में ऐसे पूर्व दोष सिद्ध का तथ्य, तिथि और स्थान का उल्लेख किया जाना चाहिए। लेकिन यदि इस प्रकार कथन किसी कारण से आरोप में अंकित किए जाने से रह जाता है तो मजिस्ट्रेट दंडादेश से पूर्व कभी भी उसमें जोड़ सकेगा। इस चीज को अभी अच्छे से समझा देता हूं। जैसे कोई ए है, ठीक है, और यहां पर बी है। अच्छे से समझना थोड़ा, है ना? ए है और बी है। ए ने एक दिन बी को मारा, ठीक है, मारा और उसे गाली गलौज की और धमकी दी। ठीक है? दूसरी बात, ये बी जो है अपनी एफआईआर थाने लिखाने गया। ठीक है? एफआईआर हो गई। ठीक है? अब इसके ऊपर केस चलने लगा। किसके ऊपर? ए के ऊपर केस चला। अब ए के ऊपर केस चल रहा है। ए गुस्से में और ज्यादा आ गया कि भाई मैंने गाली गलौज की थी, थोड़ी सी धमकी दी थी, इसने मेरे ऊपर केस कर दिया। कुछ समय बाद बी ने इस व्यक्ति बी को, मतलब बी की हत्या कर दी। हत्या कर दी। भाई ये केस तो उस पर ऑलरेडी चल ही रहा था, गाली गलौज का, धमकी का, जान से मारने का। ठीक है? लेकिन उसने अब उसकी हत्या वास्तव में कर ही दी कुछ समय, कुछ दिन बाद। ठीक है? केस चलने के बाद अब न्यायालय में 2 केस हो गए। केस नंबर 1, अब पहले तो क्या, दूसरा था धमकी का, सॉरी हत्या का, और पहला था धमकी का। धमकी, गाली गलौज, मारपीट का था पहला केस। दूसरा हो गया हत्या का। अब इस हत्या को साबित करने के लिए अगर न्यायालय को कोई सबूत की जरूरत पड़ती है, सबूत की या दंड देने की आवश्यकता होती है, तो जो न्यायालय का न्यायाधीश है, न्यायालय का न्यायाधीश पहले वाले केस के आधार पर भी इसी में शामिल करते हुए उसे दंड दे सकता है। किसको? ए को। ठीक है? ये पहले वाले केस को मतलब पूर्ववर्ती, भाई ये क्या हो गया? पूर्ववर्ती यानी पहले वाला अपराध। और ये क्या हो गया? पश्चातवर्ती। ठीक है? अब इसे देखेंगे अच्छे से। अब एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। यदि पश्चातवर्ती अपराध के लिए, यानी जो अपराध बाद में किया गया है, ये हत्या वाला नंबर 1, नंबर 2, हत्या के लिए यदि पश्चातवर्ती अपराध के लिए अभियुक्त को पूर्व सिद्ध का सहारा लिया जाना हो,
अब देखो, यदि पश्चातवर्ती अपराध के लिए अभियुक्त को पूर्व सिद्ध का सहारा लिया जाना हो तो दंड देने के लिए, तो आरोप में ऐसी पूर्व दोष सिद्धि का तथ्य, तिथि और स्थान का उल्लेख किया जाना चाहिए। यानी कि अब इसको दंड देने का समय है, यानी कि निर्णय देने का समय है। जो पहले वाला केस था उसके कुछ तथ्य अगर हम दूसरे केस में नहीं दे पाए हैं कि भाई इसने पहले भी पहले एक बार इस प्रकार का अपराध किया था, उसमें से कोई पॉइंट दूसरे वाले केस में लिखने से रह जाता है, तो तथ्य, तिथि और स्थान का उल्लेख किया जाना चाहिए। लेकिन यदि इस प्रकार कथन किसी कारण से आरोप में अंकित किए जाने से रह जाता है तो मजिस्ट्रेट दंडादेश से पूर्व, यानी दंड देने से पहले, पूर्व कभी भी उसमें जोड़ सकेगा। ठीक है, जैसे एक केस उसमें पहले चल रहा था, एक केस उसमें बाद में चला। जब हम बाद वाले केस को डालेंगे तो उसमें उल्लेख करेंगे कि पहले भी इसने इस प्रकार से एक बार प्रयास करा था, लेकिन उसमें ये सफल नहीं हो पाया था, इसका केस उसमें चल रहा है। ठीक है, ये सब कहानी दूसरे वाले में भी करें लिखेंगे। और अब की बार इसने हत्या कर दी है, लेकिन इसमें कोई उल्लेख करने से कोई पॉइंट रह जाता है, किस वाले में से, पहले वाले में से दूसरे में लिखने के लिए, तो लास्ट निर्णय के समय उसमें अंकित कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी एक आध पॉइंट रह जाए या ध्यान ना रहे पहले वाले केस का कोई पॉइंट लिखने से, तो उसे बाद में लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। दूसरी बात, इसमें और भी एग्जाम्पल बन सकते हैं, इसमें और भी काफी प्रकार से एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आरोप में समय, स्थान एवं व्यक्ति आदि का दिया जाना संहिता की धारा 212 के अनुसार आरोप में, देखो सीआरपीसी 212, सीआरपीसी 212 और बीएनएसएस तुम्हारा 235। ठीक है, इसको समझते हैं। संहिता की धारा 235 के अनुसार आरोप में क्या क्या दिया जाना जरूरी है। नंबर 1, अपराध के समय एवं स्थान का उल्लेख किया जाना चाहिए। कहां पर अपराध हुआ है और किस समय पर हुआ था, उसका उल्लेख एफआईआर में यानी कि कथन में होना चाहिए, जो हमारा अभिकथन होता है। दूसरा, उस व्यक्ति का यदि कोई हो उल्लेख किया जाना चाहिए जिसके विरुद्ध ऐसा अपराध किया गया है। जिसके विरुद्ध ऐसा अपराध किया गया है, अगर वो व्यक्ति है तो उसका भी उल्लेख किया जाना चाहिए। अगर वो मर गया है तब भी उसका उल्लेख किया जाना चाहिए। अगर किसी कारण से उल्लेख नहीं है वो दूसरी बात है। आगे चलते हैं। उस व्यक्ति का यदि कोई हो उल्लेख किया जाना चाहिए जिसके विरुद्ध ऐसा अपराध किया गया है। ठीक है, या जिसने अपराध किया है, जिसके विरुद्ध हुआ है उसका तो उल्लेख होगा ही होगा, और जिसने किया है उसका भी उल्लेख हो। या कोई अज्ञात में है तो वहां पर अज्ञात दिया जाना चाहिए, लेकिन जिसके ऊपर शक है उसका उल्लेख किया जाना चाहिए। अज्ञात में है तो अज्ञात में, शक में है तो शक में, और आपको बिल्कुल कंफर्म है तो उसका नाम वहां पे दिया जाना चाहिए। आगे चलते हैं। उस वस्तु का यदि कोई हो उल्लेख किया जाना चाहिए जिसके विरुद्ध ऐसा अपराध किया गया है। भाई अपराध ये जरूरी थोड़ी है सिर्फ हम हत्या का ही एग्जाम्पल ले रहे हैं। भाई कहीं चोरी भी हो सकती है, लूट भी हो सकती है, डकैती भी हो सकती है। ठीक है, गृह भेदन भी हो सकता है। गृह यानी घर में प्रवेश, कोई व्यक्ति घर में घुसा किसी कृत्य को करने के लिए। ठीक है, इस प्रकार से उस वस्तु का यदि कोई हो उल्लेख किया जाना चाहिए जिसके विरुद्ध ऐसा अपराध किया गया है। हो सकता है कोई बाइक हो, उसको चुराने की कोशिश की हो, या उसका कोई एक भाग निकाल कर ले गया हो, जैसे टायर या कुछ और कीमती चीज उसमें से, या कार हो, आपका कोई अन्य वाहन हो, यानी और कोई वस्तु हो, उसका वहां पे उल्लेख किया जाना चाहिए। आगे चलते हैं। लेकिन यदि अभियुक्त पर संपत्ति के दुर्विनियोग
या न्यायभंग का आरोप हो तो उसमें सही तिथि व समय का दिया जाना आवश्यक नहीं है। आपकी कोई संपत्ति है, उसका उसने दुरुपयोग किया है, लेकिन आपको पता नहीं चला है उसने कब किया है। ठीक है, अब सपोज करो आपके घर में कोई कीमती वस्तु थी, चलो सोना ले लेते हैं। सोना सबसे ज्यादा कीमती है वर्तमान समय में, इससे कीमती हीरा होता है। सपोज करो सोना है, आपके घर से कोई व्यक्ति चुरा कर ले गया। किसने चुराया? ए ने चोरी की, और चोरी करने के बाद उसने कहीं बेच दिया। ठीक है, कुछ समय बाद जिस घर के मालिक को याद आया कि यार हमारी सोने की चीज थी, अब हमें उसकी जरूरत है, चलो उसको निकालते हैं, पहनते हैं। ठीक है, जब अपनी सोने की चीजों को वो देखने गए तो वहां पर उनको वो चीज नहीं मिली, लेकिन उनको शक हुआ कि फला आदमी फला बार हमारे घर पर आया था, एक दो बार, लगभग अंदाजा है कुछ ऐसे ऐसे। तो हम उस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाएंगे कि भाई ये व्यक्ति लगभग उस समय आया था और इसी ने ये चोरी की होगी। ठीक है, तो यहां पर बोला है लेकिन यदि अभियुक्त पर संपत्ति के दुरुपयोग या न्यायभंग का आरोप हो तो उसमें सही तिथि व समय का दिया जाना आवश्यक नहीं है। तो हम जब उस पर चोरी का आरोप लगाएंगे तो भाई लगभग में कि भाई कुछ समय पहले हमारे घर पे आया था और इसने हमारे ऐसे ऐसे संपत्ति को चुराया है, हमारी चीज को चुराया है, लेकिन हम दिन और तिथि भूल गए हैं। अब ये पुलिस का कार्य है उससे किस प्रकार से उगलवाए। ठीक है, तो यहां पर अगर आप भूल जाते हो तिथि या समय तो वो चल जाएगा। केवल उस सकल राशि या संपत्ति का विवरण दिया जाना पर्याप्त है जिसके संबंध में की अपराध किया गया है, लेकिन उस संपत्ति का विवरण आपको देना पड़ेगा। जैसे आप बोल रहे हो सोने की चीज है, तो सोने की चीज की आपको कोई पर्ची होगी, यानी कोई आपके पास कागज होगा जिसे स्लिप या रसीद कहते हैं, जहां से आप खरीद के लाए थे, या आपके बुजुर्गों की है तो आपके पास कोई अन्य सबूत हो या कोई फोटो हो। ठीक है, या कोई आपका साक्षी हो, उसको आप वहां पे प्रस्तुत कर सकते हो, पेश कर सकते हो। लेकिन किए जाने की ऐसी अवधि उसके प्रथम एवं अंतिम तिथि के अनुसार 1 वर्ष से अधिक की नहीं होनी चाहिए। मतलब उन्हें 1 वर्ष के अंदर अंदर ये सभी चीजें वहां पे प्रस्तुत कर देनी चाहिए। आगे, आरोप में रीति का वर्णन। यहां यह उल्लेखनीय है कि यदि धारा 211 की जगह हमारा क्या है, आपको मैंने बताया था 211 और 212, 234 और 235 BNSS CRPC। ठीक है, आरोप की रीति का वर्णन। यह उल्लेखनीय है कि यदि धारा 211 एवं 212 इसकी जगह 234 एवं 235 के अंतर्गत दिए गए विवरणों से अभियुक्त को पूर्ण रूप से अपराध से सूचित नहीं किया जा सकता है, तो आरोप में उस रीति का भी उल्लेख किया जा सकेगा जिसके अंतर्गत अपराध किया गया है। ठीक है, यहां पर एक बात कह रहे हैं, आपने अभियुक्त के ऊपर, यहां पर बोल रहे हैं आपने अभियुक्त के ऊपर जो कार्रवाई की थी 212 के द्वारा यानी 235 के द्वारा, और कार्रवाई 211 के द्वारा। आरोप की अंतर्वस्तु, ठीक है, यानी 234 के द्वारा आप देख लीजिएगा, आपको याद होगा। तो उसके आधार पर अगर आप सिद्ध नहीं कर पाते हो तो आपको 213 का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, उसके आधार पर आपको अभियुक्त के ऊपर अपराध साबित करना होगा। आगे चलते हैं, इसमें एक एग्जाम्पल है, केस नंबर 1 है, मध्य प्रदेश राज्य बनाम सुधवीर। ये 2000 का मामला है, यानी 2000 का ये मामला है। इस मामले में अभी निर्धारित किया गया है कि आरोप निर्धारण के लिए विचारण न्यायालय के लिए इतना ही काफी है कि मामला प्रथम दृष्टता हो। मतलब यहां पर बोला है प्रथम दृष्टता, तो मैं आपको समझा चुका हूं कि जब कोर्ट के सामने या
अन्वेषण किया जा रहा हो, उससे यह लगे कि हाँ ये अपराध इसी व्यक्ति ने किया है। ठीक है, या कोर्ट के सामने जब पेश हो तो न्यायाधीश को लगे तथ्यों से कुछ ऐसे तथ्य हों अन्वेषण के आधार पर जो प्राप्त किए गए हों कि हाँ इसी व्यक्ति ने अपराध किया है, तो उसको बोलते हैं प्रथम दृष्टता। इस मामले में अभी निर्धारित किया गया कि आरोप निर्धारण करने के लिए भाई जब उसके खिलाफ कोई सबूत होंगे तभी तो हम उसे एक टैग देंगे कि हाँ ये इस प्रकार का आरोपी है। तो आरोप साबित करने के लिए सिर्फ इतना ही काफी है कि जो पहली बार में जो सबूत मिले या पहली बार देखने से ही पता चल जाए या कुछ चीजें ऐसी हों जो पहली बार देखने से ही कि हाँ ये आरोपी है, इस पर इस प्रकार का आरोप बनता है, तो उसको कहेंगे कि प्रथम दृष्टता। आगे चलते हैं। दूसरा है स्टेट बनाम डॉक्टर अनूप कुमार श्रीवास्तव 2017 का यह मामला है। इसमें यह अभी निर्धारित किया गया है कि आरोप की रचना करते समय संपूर्ण मामले को ना तो गहराई से देखना चाहिए और न ही इस बात पर विचार करना चाहिए कि अभियुक्त के विरुद्ध अपराध स्थापित होता है या नहीं, मात्र यह देख लेना चाहिए आरोप की रचना के लिए प्रथम दृष्टता मामला है या नहीं। देखो यहां पर क्या बोला गया है, स्टेट बनाम डॉक्टर अनूप कुमार श्रीवास्तव में आपको सिर्फ वहां पे इतना देखना है कि आरोप इसके ऊपर बन रहा है या नहीं बन रहा है, क्यों हुआ है अपराध, किस वजह से किया है, किस समय पे किया है, क्यों किया है, क्या सबूत हैं, क्या गवाह हैं, ये बाद का मैटर है, ये कोर्ट का मैटर है, कोर्ट डिसीजन देगी, निर्णय करेगी। लेकिन आपको मौके पर यह लगता हो, यह दिखता हो कि हाँ अपराध इसने ही किया है, वो ही पर्याप्त है आरोप या टैग देने के लिए। ठीक है, जैसा कि एक मैंने एग्जांपल दिया था आपको अपहरण वाला, फिर हत्या अपहरण, फिर उसके बाद मारपीट, बलात्संग, फिर हत्या। तो यहां पर सिर्फ इतना ही काफी है कि फला व्यक्ति उसके उठाकर ले गया और इसने इसके संग बदतमीजी करके हत्या कर दी। अपहरण क्यों किया गया, कै बजे करा, किसकी गाड़ी में करा, कौन कौन व्यक्ति साथ था, ठीक है, दिन में हुआ, रात में हुआ, और किस स्थान पर अपहरण करके लेके गए, मारपीट किसके द्वारा की है, चक्कू से करी, डंडे से करी, रस्सी से की है, हाथों से, लातों से किससे की है, ये बात का मैटर है। बलात्संग कितने लोगों ने किया है, सिर्फ वही अकेला था, कितनी बार हुआ है, किस समय पे हुआ है, कहाँ कहाँ हुआ है, हत्या किससे हुई है, ये सब क्या है, बहुत डीपली चीजें हैं, साक्ष्य के कार्य हैं। ठीक है, ये क्या है, ये न्यायालय का, न्यायाधीश का कार्य है। लेकिन हमें सिर्फ कितना देखना है कि फला व्यक्ति को उठाकर ले गया था अपहरण करके और उसको मारपीट कर बदतमीजी करने के बाद उसकी हत्या कर दी, ये आरोप उस पर बनता है सिर्फ कि हाँ भाई आरोप तो बनता है, बस ये टैग देना है। तो यही बात यहां पर बोली है। इसमें यह अभी निर्धारित किया गया है कि आरोप की विरचना करते समय संपूर्ण मामले को ना तो गहराई से देखना चाहिए और न इस बात पर विचार करना चाहिए कि अभियुक्त के विरुद्ध अपराध स्थापित होता है या नहीं, मात्र यह देख लेना चाहिए आरोप की रचना के लिए कि प्रथम दृष्टता मामला है या नहीं, कि केस बनता है या नहीं, बस इतना। आगे चलते हैं। दूसरी बात, एक सस्पेंस हमारे दिमाग में निकल के आता है, हो सकता है ये जो हत्या हुई है, अपहरण मर्डर जो हुआ है, ये बाई मिस्टेक किसी दूसरे व्यक्ति का नाम ले दिया हो शक के आधार पर और पुलिस ने उसे उठाकर उसे टैग दे दिया हो कि ये आरोपी है, ठीक है, क्योंकि इसने हत्या की है। तो इसको भी एक बार मौका दिया जाएगा प्रतिवादी के रूप में कि भाई आप भी साबित करो कि आपने इस प्रकार का कृत्य नहीं किया है। ठीक है, ये एक थोड़ा मैं तुम्हें साइड से चीजें बता रहा हूं, तो इसको भी मौका दिया जाएगा। लेकिन प्रथम दृष्टता में अगर किसी का शक है, नाम के शक के तौर पर किसी का नाम है, तो उसको आरोप का टैग दे दिया जाएगा। लेकिन इसे भी मौका दिया जाएगा कि आप साबित करो कि ये आपने अपराध नहीं किया है। आगे चलते हैं। एग्जाम्पल 3, सीबीआई बनाम बंगारप्पा 2000 का ये केस है, सन 2000 का।
इस मामले में अभी निर्धारित किया गया कि आरोप तय करते समय न्यायालय को प्रस्तुत सामग्री का पूर्ण विश्लेषण करना आवश्यक नहीं है। आरोप के तय करने के लिए अभियोजन द्वारा प्रस्तुत की गई सामग्री ही पर्याप्त है। तो यहां पर बोला गया है कि संपूर्ण सामग्री का विवरण देना या प्रस्तुत करना यह काफी नहीं है। स्टार्टिंग में कुछ चीजें पेश कर दी जाए, उसी से आरोप साबित हो जाएगा। ठीक है, आप धीरे धीरे जैसे जैसे कोर्ट मांगता जाए आप पेश कर देना, लेकिन केस को एक्सेप्ट करने के लिए, एफआईआर को लिखने के लिए अगर आपके पास कुछ सबूत हैं उन्हें आप पेश कर सकते हो। उसी के आधार पर आप पे आरोप, दूसरे व्यक्ति पे आरोप लग जाएगा। ठीक है, आरोप के शब्दों का अर्थ संहिता की धारा 214 यानी कि BNSS 237 के तहत अनुसार प्रत्येक आरोप में अपराध का वर्णन करने में उपयोग में लाए गए शब्दों को उस अर्थ में उपयोग में लाया गया समझा जाएगा जो अर्थ उन्हें उस विधि द्वारा किया गया है जिसके अधीन ऐसा अपराध दंडनीय है। इसमें बोला है 237 में BNSS के द्वारा, अगर हम किसी व्यक्ति पर आरोप लगा रहे हैं और आरोप में जिन शब्दों का हम वर्णन कर रहे हैं, जो हम लिखवा रहे हैं, उस लिखे हुए चीज से पता चलता हो कि आरोप अपराध साबित होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं यह वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखो, मैंने समझाने की आपको पूरी कोशिश की है। मैं एक ग्रामीण व्यक्ति हूं। ठीक है, अगर मेरी लैंग्वेज से थोड़ा बहुत अगर कुछ कोई दिक्कत हो तो आप उसे देखना, एडजस्टमेंट करना, लेकिन मैं अपनी भाषा में आपको अच्छे से अच्छा समझाने की कोशिश करता हूं। मैं ये सोचता हूं कि आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। अगर कोई त्रुटि रह जाती है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, आपसे क्षमा चाहता हूं। और अगर कोई आपको त्रुटि नजर आती है तो आप कमेंट में करके मुझे बताना, मैं उसको संभालने की कोशिश करूंगा। आपने वीडियो को अंत तक देखा है, मुझे अच्छे से सुना है, उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।